हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में करने वाले हैं बेसिकली वाउचिंग वाला चैप्टर, वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर 5 प्रैक्टिस मैनुअल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है वाउचर वेरीफाई। सबसे पहले हमें देखना है गुड्स सेंट आउट ऑफ द सेल और द रिटर्न बेसिस। तो उसको कैसे वाउच करेंगे। तो गुड्स बेसिकली अप्रूवल बेसिस पे भेजिए। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि सेपरेट मेमोरेंडम रिपोर्ट बनाया है या नहीं, जो गुड सेंट ऑफ द आउट ऑफ द सेल और रिटर्न बेसिस में हमने भेजी है उसके लिए, क्योंकि वो मिक्स नहीं होनी चाहिए सेल्स में, नहीं तो वो नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि वो तो अप्रूवल के लिए भेजी गई हैं अभी। और जो पार्टी अकाउंट है वो उसमें डेबिट कर दिए गए हैं जिसको गुड्स दी हैं, और जो गुड्स हैं वो भी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई हैं नहीं। उसके बाद ये देखेंगे जो प्राइसेस हैं उन गुड्स के, वो अनलोडेड कर दिए हैं सेल्स अकाउंट से घटा दिए हैं, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं कि इससे वैसा लेना है। उसके बाद मैम रिकॉर्ड देखेंगे कंफर्म करने के लिए जो रिसिप्ट हुई हैं एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ईच पार्टी, कि मतलब अगर किसी पार्टी से उसकी वेरिफिकेशन आई है कि हमने उसको रिसीव कर लिए हैं, तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया गया और सेल्स अकाउंट बेसिस क्रेडिट हो गया। ये भी इंश्योर करेंगे जो गुड्स बेसिकली भेजी गई थी उसमें अगर पीरियड उसका अप्रूवल का एक्सपायर हो गया है क्लोज ऑफ द ईयर, तो क्या वो वापस आ गई है या उस बंदे ने खुद रख लिए हैं और उसका अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया है। ये भी कंफर्म करेंगे जो इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स हैं जो अप्रूवल के लिए भेजी थी, अगर उसका पीरियड ऑफ अप्रूवल अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में दिखाएंगे। नेक्स्ट है बोरिंग फ्रॉम द बैंक। बोरिंग फ्रॉम द बैंक देखने के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली बैंक से दो ही चीज़ें मिलते हैं, या तो ओवरड्राफ्ट लिमिट के हिसाब से लेते हैं, टर्म लोन के हिसाब से लेते हैं। अगर बोरिंग हमने वेरीफाई करेंगे इस हिसाब से, सबसे पहले बैलेंस को कंसाइल करेंगे ओवरड्राफ्ट अकाउंट में कि हमारा जो बैलेंस है वो सही आया है, और जो लोन अकाउंट है जो हमारा पासबुक में शो किया गया है, ये देखेंगे कि लास्ट मेंशन बैलेंस था और उसका सर्टिफिकेट हमने ले लिया है बैंक से कि हमारा जो लास्ट मेंशन बैलेंस था अकाउंट में वो इतना था। फिर सर्टिफिकेट लेने के बाद जो जो आपका सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें शो कर रहा है, कितने सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कितने बैंक सिक्योरिटी लोन है, कितने चार्ज क्रिएट किए गए हैं एसेट पे, वो सारी चीज़ें उसमें शो की गई हैं। फिर कंफर्म करेंगे बेसिकली हमने करेक्टली डिस्क्लोज भी किया है रजिस्टर ऑफ द कंपनी को और रिकॉर्डेड किया है रजिस्टर ऑफ चार्ज में। उसके बाद अथॉरिटी देखेंगे जिसमें लोन और ड्राइव हमने रेस किया था, वो बेसिकली कंपनी से जो हमने लिया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथराइज किया गया था लोन। ये भी कंफर्म करेंगे कंपनी के केस में जो कॉन्स्टेंट बेसिकली सेक्शन 180 में कंटेन किए गए थे, मैक्सिमम अमाउंट जो लोन की आई है वो बेसिकली कॉन्ट्रावेंट तो नहीं की गई है, वो बेसिकली ज़्यादा तो नहीं आई जितनी लिमिट थी। और ये सर्टेन करेंगे पर्पज़ ऑफ द लोन, जिस पर्पज़ से हमने लोन लिया है वो उसी में यूटिलाइज हुआ है, किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज तो नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। No entry is passed for the check received by the auditor on the last day of the year. Not yet deposited into a bank. Give a comments. Basically जो चेक पास रिसीव हुए थे उनके एंट्री नहीं किया ऑडिटर ने लास्ट डे पे, और अभी तक डिपॉजिट भी नहीं हुआ बैंक में, अपनी कमेंट दो। Check received on the last day of the accounting year. It is quite normal that in any ongoing business entity many a time check are received from the customers on the last day of the accounting year. बेसिकली क्वाइट नॉर्मल है ये कि ऑनगोइंग बिजनेस में कई बार जो चेक लास्ट डे पर रिसीव होते हैं कस्टमर को अकाउंटिंग ईयर में, और जो चेक बेसिकली रिसीव होते हैं लास्ट डे पे और डिपॉजिट भी नहीं कराया जाता बैंक में। नॉर्मली स्पीकिंग इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल चेक शुड बी डिपॉजिट इन द बैंक्स डेली। बेसिकली नॉर्मली तो ऐसा होता है कि सारे चेक्स बैंक में डेली जमा कर दिए जाते हैं, बट कई बार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चेक आपके लेट आवर्स में रिसीव हुआ हो और डिपॉजिट नहीं कराया गया हो, और ये इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, और जो चेक है प्रॉपरली अकाउंटिंग किए गए हैं कोई भी फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर भी दिखाए जिसकी वजह से। इंटर कंट्रोल सिस्टम बेसिकली ये भी कंसर्न करेगा कि जो आपकी लिस्ट ऑफ द चेक है प्रिपेयर की गई हो डुप्लीकेट हो, और जिनकी कॉपी है आपने सेम पर्सन को भेजी हो जिसने कंट्रोल किए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स लेज़र को, और जो सेकंड कॉपी है वो बेसिक कैशियर को भेजी गई हो चेक्स के साथ। जो पर्सन है वो कंट्रोल करेगा ट्रेड रिसीवेबल्स लेज़र को, और ये इंश्योर करेगा कि प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज है वो पास की गई है क्रेडिट करके ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स को, और जो बैलेंस है चेक इन हैंड का वो भी डिस्क्लोज किया गया है कैश और बैलेंस के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हाउ विल यू वाउच और वेरीफाई द फॉलोइंग।
नेक्स्ट है गुड्स सेल्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस। तो इस पर क्या देखेंगे, सबसे पहले अकाउंट सेल देखेंगे। जो कंसाइनी को हमने गुड्स दी हैं वो शो की गई हैं गुड्स सोल्ड अकाउंट में, और जो इन्वेंटरी ऑफ द गुड्स हैं उसके पास है या नहीं। रिकनसाइल करेंगे फिगर्स को, जो गुड्स ऑन हैंड हैं जो उसके लास्ट अकाउंट सेल्स में दी गई है, और जो परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर उनको भी देखेंगे। अगर आपकी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, कंसाइनी के हाथ में है बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो वो भी बेसिकली ली जाएगी रिकनसाइल करने के लिए। कंफर्मेशन लेंगे कंसाइनी से गुड्स सेल्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस पे जो हुई है बैलेंस शीट डेट पर, और वेरीफाई करेंगे टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट को और कंसाइनर को और कंसाइनी को। ये चेक करने के लिए जो कमीशन है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हुए हैं कंसाइनी अकाउंट में, जो क्रेडिट हुए हैं कंसाइनी के अकाउंट में। इंश्योर करेंगे जो क्वालिटी ऑफ द गुड्स हैं वो कंसाइनी ने जो वैल्यू की थी कॉस्ट प्लस अप्रोप्रिएट कॉस्ट प्लस नॉन इंकरिंग एक्सपेंसेस पे, वो बेसिकली वैल्यू से लोअर तो नहीं है। और इस केस में अगर आपकी एनआरवी कम है और इन्वेंट्री ऑन अ गुड वैल्यू की गई है रिलेजेबल वैल्यू पे, तो बेसिक अलाउंसेस आपके डैमेज और ऑब्सोलेट गुड्स के वैल्यूएशन में डाले जाएंगे। गुड्स ऑन इन हैंड कंसाइनी के पास बेसिकली इन्वेंट्रीज में गई है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रैवल अलाउंसेस को एग्जामिन करेंगे जो बिल सबमिट किए गए हैं, और एम्प्लॉयज़ का देखेंगे डिटेल ऑफ द ट्रैवल टूर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। वेरीफाई करेंगे जो टूर प्रोग्राम है वो प्रॉपरली ऑथराइज किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। टीए बिल चेक करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, एयर टिकट, ट्रैवल एजेंट बिल, होटल बिल एक्सेट्रा। जो इंटरनल रूल्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए वो कैसे लिए गए हैं, और जो बिल हैं आपके प्रॉपरली पास किए गए हैं या नहीं, ये देखेंगे। जो टूर रिपोर्ट है टीए बिल्स के साथ लगाई गई हैं, जो वो टूर रिपोर्ट बेसिकली शो कर रहे हैं ना पर्पज़ ऑफ टूर, सेटिस्फाई करेंगे जो पर्पज़ ऑफ द टूर है टूर रिपोर्ट के द्वारा, उसका ऑथराइजेशन ऑफ टूर के हिसाब से सारा काम किया गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन देखेंगे विड्रॉ करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को। अगर आपका बेसिकली कोई कंपनी है जिसका अमाउंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड किया गया और डिस्क्लोज किया गया हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग, तो उसका इफेक्ट भी हम यूज़ करेंगे। रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल स्टडी कैसे हैं, ये रेफ़र करेंगे जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन आपकी क्लेम ऑफ द सब्सिडी के लिए ली गई है, तो उसका पर्पस देखेंगे और उनकी स्कीम देखेंगे जिसमें सब्सिडी आपकी अवेलेबल हुई थी। बेसिकली एग्जामिन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को ग्रांट ऑफ द सब्सिडी के लिए, और ये कंडीशन भी देखेंगे कि वो आपकी उससे रिलेटेड होनी चाहिए सब्सिडी से। बेसिकली कंडीशन जो आपकी फुलफ़िल की गई है और दूसरी टर्म्स आपको स्पेशली बताई गई हैं स्पेसिफिक एसेट्स के लिए होनी चाहिए, लाइक फैक्ट्री सेटअप करनी है या हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई मशीन लेके आनी है। रेलेवेंट एंट्रीज को देखेंगे जो रिसिप्ट ऑफ द सब्सिडी आपके पास आई है। कंप्लाइंसेस देखेंगे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से AS 12 के, और जो रिलेट करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट के हिसाब से प्रमोटर कंट्रीब्यूशन और अकाउंटेड किए गए हैं कंप्लाइंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वो सारी चीज़ें देखेंगे। प्रोविज़न फॉर द इनकम टैक्स क्या होगा, बेसिकली ये ऑब्टेन करेंगे जो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स है जो प्रिपेयर किया है ऑडिटी ने और वेरीफाई किया है एज पर द इनकम टैक्स 1960, तो उसके रूल्स बेसिकली बनाए गए हों। रिव्यू करेंगे एडजस्टमेंट्स को, एक्सपेंसेस को, डिसअलो स्पेशल रिबेट्स को एक पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से जो आपकी कंप्लीट असेसमेंट्स में डाले गए हैं। एग्जामिन करेंगे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एडवांस टैक्स के हिसाब से, सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से। कंप्यूट करेंगे जो टैक्स आपके पेबल किए गए हैं एज़ पर द एप्लीकेबल रेट होने चाहिए। इंश्योर करेंगे जो ओवरऑल प्रोविज़न है डेट ऑन द बैलेंस शीट पे वो एडवोकेट होना चाहिए करंट ईयर प्रोविजन के रिगार्डिंग या एडवांस टैक्स पेड्स के रिगार्डिंग। इंश्योर करेंगे रिक्वायरमेंट है AS 22 की वो अप्रोप्रिएटली फॉलोड की जानी चाहिए पीरियड के लिए एक ऑडिट में। इन द वाउचिंग पेमेंट द ऑडिटर डज नॉट मेयरली चेक द मनी हैज़ बिन पेड अवे। बेसिकली वाउचिंग पेमेंट के टाइम पे ऑडिटर खाली चेक नहीं करता, ऑडिटर बेसिकली उसके पास ये प्रूफ नहीं होता कि जो मनी है आपकी पास्ट अवे हो गई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेक करता है। तो सबसे पहले देखेंगे वाउचिंग ऑफ द पेमेंट, क्योंकि वाउचिंग एक सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है जिसका एम ही क्या होता है वेरीफाई करना जेन्युइननेस एंड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हुई है। बेसिकली एग्जामिनेशन देखता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, तो सपोर्ट करते हैं आपकी जेन्युइनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस को। जो ऑब्जेक्ट होता है वाउचिंग का वो बेसिकली असर्टेन करता है कि मनी है आपकी पेड की गई है, और जो ऑडिटर है उसने रीजनेबल एश्योरेंस ली है फॉलोइंग असर्शंस के रिगार्डिंग। जो आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं प्रॉपर अकाउंट में है, और जो रेवेन्यू है वो प्रॉपर एलोकेट की गई है अकाउंटिंग पीरियड्स के हिसाब से। जो ट्रांजेक्शन्स आपके एंट्री से रिलेटेड है
रेलेवेंट पीरियड में ली गई हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी जो एक्चुअली अकर हुई हैं वो रिकॉर्डेड हुई हैं, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड हैं। ट्रांजेक्शन्स बेसिकली क्लासीफाई हैं और डिस्क्लोज की गई हैं अकॉर्डिंग विद द रिकग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और बेसिकली जो वाउचिंग है आपकी, जिसमें ऑडिटर को ये पता चला है कि जेन्युइननेस कितनी है ट्रांजेक्शन्स की जो रिकॉर्ड की जा रही हैं क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपकी निकाली गई हैं। अपार्ट फ्रॉम द genuineness, vouching also help the auditor to know the regularity and the validity of the transactions in the context of client's business or nature of organizations or the organization's rules। बेसिकली ये सारी चीज़ें भी वो देखेगा। Auditor's basic duty is to examine the account, not merely to see the arithmetical accuracy, but also the substantial accuracy and to make the report। सब्सटेंशियल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स बेसिकली क्या होती है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, वो प्रिंसिपली एग्जामिनेशन ऑफ द वाउचर्स होती है। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, जो वो बेसिकली प्राइमरी डॉक्यूमेंट अगर आपके रॉन्ग और इरेगुलर हैं, ख़राब हैं, तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपका रॉन्ग और इरेगुलर बन जाएगा। जो ऑडिटर्स का रोल है बेसिकली ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग और इरेगुलर है। वाउचिंग आपकी सिंपल और इमेरिटिव होनी चाहिए। और वाउचिंग अगर आपने ट्रेडिशनली की है तो बेसिकली आपकी बैकबोन होती है ऑडिटिंग की, और उसमें चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और बेसिकली जेन्युइननेस और द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेन होती हैं। हाउ विल यू एन ऑडिटर वाउच एंड वेरीफाई द फॉलोइंग? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल, इनको कैसे वाउच और वेरीफाई करोगे? सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। बेसिकली टाइप ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें आपके बेनिफिट होते हैं वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक्सटेंड होते हैं, जिसमें एक्चुअली इनकट किए जा रहे हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये देखते हैं कि ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज़ पर्टेनिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी चार्ज और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये देखते हैं कि आपके पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर हैं अकाउंटिंग पीरियड में वो चार्ज होने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के हिसाब से। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बेसिकली कैरी फॉरवर्ड कर दी जानी चाहिए बैलेंस शीट में, और रिटर्न ऑफ होगी फ्यूचर इनकम के हिसाब से। डिपेंड करता है नंबर ऑफ द ईयर्स पे और जो बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से। जो टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको बोल सकते हैं। और जो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेसिकली आपके एसेट माने जाएंगे डिस्क्लोजर करते हुए बैलेंस शीट में, और जो उनका बेनिफिट है सच एक्सपेंडिचर का फुली एग्जॉस्टेड होगा। वेरीफाई करते हुए डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑडिटर क्या सेटिस्फाई करेगा? ये देखेगा कि प्रॉपर डेफर किए गए एक्सपेंडिचर्स को जो पीरियड ऑफ द अमोर्टाइजेशन था वो बेसिकली रीजनेबल है, और जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर जब किए गए थे तो वो एक्चुअल में अक्कर हुए थे और प्रॉपर अथॉरिटीज़ थी उनके एक्सपेंडिचर करने के लिए सही थी। क्राइटेरिया देखेगा जो प्रिविलेज से जस्टिफाई करते हैं कि डेफर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर और आपके जो कंटिन्यू मेट कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के हिसाब से वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ये भी नेसेसरी करेगा जो प्रिंसिपल आपके लेट डाउन किए हैं अंडर द सेक्शन 26 में, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं आपके एग्जामिन किए गए हैं, इंश्योर करें कि आपकी डिफरेंट अलाउड हुई है और नहीं हुई है। गुडविल के केस में क्या करेंगे भाई? गुडविल रिकॉर्डेड की जाती है बुक्स में तभी जब कुछ कंसिड्रेशन होते हैं मनी और मनी की वर्थ में और उसके लिए पे की गई हो। गुडविल अराइज होती है बिजनेस कनेक्शंस के थ्रू, ट्रेड नेम के थ्रू, रेपुटेशन के थ्रू और इंटेंजिबल बेनिफिट्स के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रही है। वेंडर का एग्रीमेंट देखेंगे जिसके बेसिस पे जो आपकी एसेट्स हैं रनिंग बिजनेस की वो एक्वायर की जाए कंपनी के द्वारा एट ए एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो आपके बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स में पड़ा हुआ है। और जो स्पेसिफिक सम देखें हम गुडविल का कि कितना पे किया गया है, ये भी देखेंगे कि आपका जो अमाउंट पेड किया जा रहा है वेंडर्स को वो रिप्रेजेंट ना करे कोई भी टेंजिबल एसेट्स और डेबिट ना हो किसी भी गुडविल अकाउंट में। ये बेसिकली ये भी प्रिवेंट किया जाएगा जो गुडविल आपकी कंपनी अकाउंट में शो की गई है वो राइटिंग अप ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स के हिसाब से शो की जानी चाहिए, और आपका रिवैल्यूएशन है उसी के हिसाब से होना चाहिए। जो अमाउंट ऑफ द गुडविल है आपकी राइट ऑफ की जानी चाहिए कंपनी के द्वारा। ये भी देखेंगे जो गुडविल आपकी रिटर्न की गई है वो फाइनेंशियल प्रूडेंस का मैटर है, और एज़ पर द प्रिंसिपल एनेक्टेड AS 26 के अकॉर्डिंग वो हमने किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। हाउ विल यू वाउचर वेरीफाई द फॉलोइंग? सेल प्रोसीड ऑफ द स्क्रैप मटेरियल, रिव्यू करेंगे इंटरनल कंट्रोल पे जो स्क्रैप मटेरियल पे हुआ है उसके जनरेशन के रिगार्डिंग, स्टोरेज के रिगार्डिंग, डिस्पोजल के रिगार्डिंग, और ये देखेंगे कि प्रॉपरली फॉलोड किया गया है नहीं हर स्टेज पे।
एसरटेन करेंगे इस चीज़ को कि ऑर्गेनाइजेशन है उसने मेंटेन कर लिया रीजनेबल रिकॉर्ड सेल और डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स के लिए। रिव्यू करेंगे प्रोडक्शन और कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, ये डिटरमाइन करने के लिए स्क्रैप मटेरियल है वो बेसिकली अराइज होना चाहिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। कंपेयर करें करेंगे इनकम फ्रॉम द स्क्रैप मटेरियल से कोरस्पॉन्डिंग फिगर और प्रीसीडिंग ईयर्स के हिसाब से। चेक करेंगे रेट्स को जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रैप मटेरियल सोल्ड किए गए हैं और कंपेयर किए गए हैं प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से। स्क्रैप मटेरियल्स को ये देखेंगे कि आपके बिल्ड और चेक किए गए कैलकुलेशन और इन्वॉइसेस के हिसाब से। ये भी इंश्योर करेंगे कि आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया और आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रैप मटेरियल को और गुड क्वालिटी के मटेरियल को। ओवरऑल असेसमेंट्स देखेंगे वैल्यू ऑफ द रियलाइजेशन के हिसाब से सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल किया गया और रीजनेबल है पूरी तरह। ट्रेडमार्क और कॉपी मार्क कैसे होंगे? ट्रेडमार्क के लिए सबसे पहले आप शेड्यूल लेंगे ट्रेडमार्क्स और कॉपी मार्क्स का जो बेसिकली साइन किए गए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के द्वारा, और स्क्रूटनाइज करेंगे उन सबको और कंफर्म करेंगे कि सारे बैलेंस शीट में शो किए गए हों। रिटर्न एग्रीमेंट देखेंगे बेसिकली असाइनमेंट्स का, कॉपीराइट और असाइनमेंट्स का जो ट्रांसफ़र होगा ट्रेडमार्क के केस में आपने किया है, और ये भी इंश्योर करेंगे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट है वो पूरी तरह रजिस्टर्ड किए गए हों। वेरीफाई करेंगे कॉपीराइट्स को कॉन्ट्रैक्ट देखकर ऑथर और बेसिकली एंटिटी के बीच में कि पेमेंट ऑफ द रॉयल्टी टर्म्स लिखी गई है नहीं। ये भी देखेंगे जो वैल्यू आपकी डिटरमाइन की गई है वो प्रॉपरली है और जो कॉस्ट इंकर बेसिकली हुई थी वो आपने कैपिटलाइज की है नहीं। लीगल लाइफ देखेंगे ट्रेडमार्क और कॉपी राइट्स की एक्सपायर तो नहीं हुई है। इंश्योर करेंगे ये कि जो अमाउंट पेड किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वो बेसिकली अप्रोप्रिएट लीगल और कमर्शियल कंसिडरेशन के हिसाब से होना चाहिए, और AH 26 उसमें पूरी तरह फॉलो किया जाना चाहिए।